द गॉडफादर ये 1972 की अमेरिकन क्राइम ड्रामा फिल्म है, डायरेक्टेड बाय फ्रांसिस फोर्ड कॉपोला। ये मूवी बेस्ड है मारियो प्यूजो की लिखी नॉवल द गॉडफादर पर। एक कहानी 1945 से 1955 तक की अवधि में इटालियन अमेरिकन परिवार कॉर्लियोनी को दर्शाती है, जहां उनका आपराधिक संघर्ष के साथ साथ पारिवारिक संघर्ष को सामने रखता है, और शायद यही इसको बाकी फिल्मों से अलग करती है। 1945 की गर्मियों में डॉन विटो कॉर्लियोनी की बेटी की शादी हो रही है, जहां हर कोई उत्साह और शांति में है। जहां सिसिली पद्धति का पालन करते हुए कई लोग डॉन कॉर्लियोनी से मिलते हैं, वही विटो का गॉडसन जॉनी, जो कि गायक है, वो भी अपनी परेशानी और एक्टर होने की इच्छा विटो के सामने रखते हैं। इस पूरे सीन के ज़रिए हमें मूवी में जितने भी मुख्य कैरेक्टर हैं उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जानने का एक बेहतरीन मौका हमें डायरेक्टर देते हैं। उस पर्टिकुलर सीन से हम लुका ब्रासी की ईमानदारी, फ्रेडो की चंचलता, सन्नी का गर्म उग्र स्वभाव, टॉम का शांत स्वभाव और पिता के प्रति सम्मान, और माइकल का इन सब से दूर एक प्रामाणिक और एक अच्छा जीवन जीने का सपना, इन सब के बारे में पता चलता है। और इन सब में हमें किसी के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, तो वो है इन सब के गॉडफादर डॉन विटो कॉर्लियोनी, जिन्हें अपनी शक्ति में विश्वास है। गुनाह की दुनिया से जुड़े होने के बावजूद उनके दिल में कहीं ना कहीं प्यार है, जो कि अपने परिवार को प्राथमिकता देते हैं। जॉनी का एक्टर होने का सपना पूरा करने के लिए टॉम डायरेक्टर से मिलने कैलिफोर्निया जाता है, जहां डायरेक्टर को आखिरकार डरा कर ही सही जॉनी का सपना पूरा होने जाता है। टॉम वापस आने पर कॉर्लियोनी को उभरते प्रतिद्वंदी टाटाग्लिया और उनके हीरोइन के व्यापार संबंधी बताता है और उनके संरक्षण में बात करता है, लेकिन विटो कॉर्लियोनी उसे अपने बिजनेस का हिस्सा ना बनाकर राजनीतिक संबंधों का हवाला देते हुए उसे सम्मति नहीं देता। आगे विटो कॉर्लियोनी पर जानलेवा हमला हो जाता है। सालोजो टॉम को पकड़कर सनी को पेश करने का दबाव डालते हैं। इसी बीच माइकल को अपने पिता की खबर मिलती है। कुछ ही दिन बाद विटो को एक बार फिर हॉस्पिटल में मारने की कोशिश होती है, जिसे माइकल नाकाम करता है। दरमियान इस सब के बीच माइकल अपनी गर्लफ्रेंड के से दूर होता जाता है। भ्रष्ट पुलिसकर्मी मैक्लुस्की द्वारा उसे मारा जाता है। जब सोलोजो विवाद को सुलझाने माइकल से मिलना चाहता है, तो माइकल पुलिसकर्मी और सोलोजो को बेहतरीन प्लान से मार डालता है। पिता की हत्या की कोशिश के कारण माइकल का जीवन अब डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। क्राइम वर्ल्ड में उसके कदम बढ़ते जा रहे हैं। इन सब में उसके बड़े भाई सन्नी का भी योगदान है। पुलिस से बचते हुए माइकल सिसिली में आश्रय लेता है, जहां उस स्थानीय लड़की अपोलोनिया से शादी करता है। विटो को माइकल के बारे में पता चलने के बाद उसे खासा दुख होता है। सन्नी गुस्से में अपनी बहन के पति को मारने निकलता है, तो खुद ही धोखे से मारा जाता है, और उधर माइकल को मारने के प्रयास में अपोलोनिया मर जाती है। दिन गुजरते जाते हैं और विटो कॉर्लियोनी 5 बड़े आपराधिक परिवारों में मीटिंग करते हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकलता नहीं। इन सब में खुला युद्ध आरंभ हो जाता है। 1 साल बाद माइकल घर आकर पुरानी गर्लफ्रेंड के से मिलकर शादी कर लेता है। गुजरते वक्त के साथ पिता की बिगड़ी तबीयत के कारण कारोबार को अपने हाथ में लेता है। आगे पिता की कही अंतिम बातें, पिता की मौत, कैसे अपने रिश्ते, क्राइम के वर्ल्ड में जमते पैरों के साथ साथ अपने बहन के बच्चे का गॉडफादर बनने तक का सफ़र हम देख पाते हैं। फिल्म की कहानी और अनगिनत किरदारों की वजह से ये मूवी की स्टोरी और स्क्रीन प्ले काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि गैंगस्टर या फिर क्राइम वर्ल्ड से जुड़ी फिल्म इससे पहले बनी ना हो, लेकिन पिछली सभी फिल्में वन डायमेंशनल और ख़ास करके क्राइम, एक्शन और जस्टिस में सिमट कर रह जाती थी। लेकिन गॉडफादर ने इन सीमाओं को पार करके उसकी दूसरी साइड एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश की है, और वो दूसरी साइड थी फैमिली। गैंगस्टर सिर्फ मारधाड़ नहीं करते, उनके भी इमोशन होते हैं, सेंटिमेंट होते हैं, फैमिली वैल्यूज़ होती है। उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, उनकी सीमाएं भी होती है। सामाजिक और असामाजिक होने की उनकी अपनी व्याख्या होती है।
अपनी शक्ति को केंद्रीकृत करके लोगों को वो अपने इशारे पर चलाना चाहते हैं। और ये सब विशेषताएं हमें डॉन विटो कॉर्लियोनी में भी दिखाई देती है, लेकिन उम्र के साथ उसका नज़रिया भी शायद बदलता है, जो कि हमें उसके और माइकल के आखिरी बातों से पता चलता है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मूवी में ढेर सारे किरदार आपको देखने मिलते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि इन सब के बारे में डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोप्पोला ने पहले ही सीन में काफ़ी सारे किरदारों के बारे में बता दिया था, जहां सभी ने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है। बात करें डॉन विटो कॉर्लियोनी की, जिन्हें मार्लोन ब्रांडो ने निभाया है। उन्होंने अपनी लुक से लेकर अपनी आवाज़, बॉडी लैंग्वेज और अपने चेहरे की प्रोस्थेटिक्स की वजह से हम पर अलग ही प्रभाव डाला है। कोई भी उनका वॉयलेंस भरा सीन नहीं है, ना ही वो आवाज़ ऊंची करके एक भी डायलॉग बोलते हैं और ना तो गाली गलौज करते हैं। फिर भी उन्होंने अपने किरदार को इतनी बखूबी निभाया है कि अपनी एक्टिंग से वो हमें चकित करते हैं। शुरुआती वक्त में तो वो हम पर प्रभाव छोड़ते ही हैं, पर साथ ही ओल्ड विटो भी हमें अंतिम समय में प्रभावित करते हैं। बात करें माइकल कॉर्लियोनी की, तो उसे अल पचिनो ने निभाया है, जिनके किरदार में जो उतार चढ़ाव है उसे जानते हुए उन्होंने कमाल का परफॉर्मेंस दिया है। हम सबसे पहला सीन उनका के साथ देखते हैं और अंतिम का सीन भी उन्हीं दोनों का है। अगर सिर्फ इन दो सीन को ही हम एनालाइज करें तो उनके परफॉर्मेंस की डेप्थ हम जान सकते हैं। एक आर्मी ऑफिसर से लेकर डॉन बनने तक का उनका सफ़र हमारे लिए लिटरली एक सुखद ट्रीट है। इनके अलावा माइकल के भाई सनी का भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। सनी का उग्र स्वभाव होते हुए भी अपने भाइयों के प्रति प्यार को भी हम देख सकते हैं। टॉम, जो कि विटो का गॉडसन है, साथ साथ लीगल एडवाइज़र भी, उनका परफॉर्मेंस भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन इन शानदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन स्टोरी टेलिंग को कोई सार्थक करता है तो वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी, जो कि आउटस्टैंडिंग है। लाइट का जिस तरह से यूज़ किया गया है, एक बार फिर यहाँ ऑर्सन वेल्स की सिटीजन केन का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। जितने भी लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड में हैं, उन सबको डार्क शेड में दिखाने की अद्भुत कला हमें इस मूवी में दिखाई देती है। साथ ही लोकेशन, व्हीकल और उस वक्त के कॉस्ट्यूम पे भी खासा ध्यान दिया गया है। साथ ही बैकग्राउंड में जो डार्क इंटेंस म्यूज़िक बजता है वो भी काफ़ी बढ़िया है। एकेडमी अवार्ड की बात करें तो फिल्म को 3 अवार्ड जीतने में कामयाबी हासिल हुई, जिसमें बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले शामिल है, जहां मार्लोन ब्रांडो ने अवार्ड लेने से इनकार कर दिया था। मूवी का टाइटल पोस्टर भी हम देखें तो बहुत कुछ हमें बताता है। विटो का विश्वास होता है शक्ति को धारण करके लोगों को अपने मुताबिक चलाना, लेकिन उसका अंत हमें कुछ और ही बताता है। और माइकल को क्राइम वर्ल्ड से दूर रहना है, और अंत में वो क्या होता है, मतलब नियति की सोच कुछ अलग ही होती है, हम मात्र कठपुतली है। और यही संदेश टाइटल पोस्टर से भी हम समझते हैं। द गॉडफादर के इन्फ्लुएंस की बात करें तो इसके आगे के दोनों पार्ट में तो हम इसका इन्फ्लुएंस देखते ही हैं, लेकिन आज तक दुनिया भर में क्राइम मूवीज़ पर हम इसका प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ तक कि भारतीय सिनेमा में राम गोपाल वर्मा की सत्या, सरकार जैसी फिल्में, अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज़ पे इसका प्रभाव हम साफ तौर पे देख सकते हैं। ओवरऑल बात करें तो पार्शियली क्राइम वर्ल्ड क्रिमिनल्स को गौरवान्वित करने से हम इसकी आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन साथ ही सिर्फ मूवी के नज़रिए से देखें तो बेहतरीन स्टोरी टेलिंग, सदाबहार परफॉर्मेंस और रियलिटी के करीब वॉयलेंस, एक्शन और ऐसे अनेकों कारणों से इस मूवी को देखना ज़रूरी बनता है। मैं इस मूवी को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने मूवी देखी है तो आपको कैसे लगी आप ज़रूर बताइए। साथ ही अगर रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।